हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो आज हम एक नया वाला सा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी आज उठाएंगे क्योंकि हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट की है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग यूनिट्स इन द zoology, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेंथी है बट बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े बहुत से। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंसेप्ट, ह्यूमन बॉडी के कंसेप्ट आपको पहले से ही है। अपनी 9th और 10th में जाके थोड़ा कुछ पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में या ह्यूमन बॉडी के बारे में, उनकी फंक्शन, उनके ऑर्गन्स की फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला यूनिट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें आने वाले हैं। और खाली आप मेरे वीडियोस देखा कीजिएगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस उन पर फोकस आप रखिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं आज टुवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो, थोड़ा सा मैं पहले इसको जूम कर देता हूं। हाँ, सही है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम किसको कहते हैं? व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी? द फर्स्ट थिंग इज हमें जानना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम सिंपली कहते हैं हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। एक इंसान की बॉडी कैसे वर्क करती है, ठीक है? हमारी बॉडी जो है ये कैसे वर्क कर रही है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम उसी को कहते हैं। तो हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स इज नोन एज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बनी है किनकी? ऑर्गन्स की बनी है, सेल्स की बनी है, टिश्यूज की बनी है। सेल्स ने कंबाइन होकर टिश्यूज बना दिए, टिश्यूज ने कंबाइन होकर ऑर्गन्स बना दिए, ऑर्गन्स ने कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो ये जो सारी चीजें जो है हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर है या बॉडी में है, हमारे बॉडी में है ये सारी चीजें। तो ये चीजें, ये ऑर्गन्स, ये टिश्यूज, ये सेल्स, ये कैसे फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी के अंदर? ये कैसे फंक्शन कर रही है? ये सेल्स, चाहे ये टिश्यू हो, चाहे ये ऑर्गन हो, ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लगा दूं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, मैं डेफिनेशन एक सिंपल सादी सी डेफिनेशन बता दूं आपको, मैं कहूंगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम उस स्टडी को कहेंगे जिसमें हम एक ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनकी फंक्शंस को अगर हम स्टडी करेंगे, या सेल्स की फंक्शंस को अगर हम स्टडी करेंगे, हाउ दे आर, हाउ दीज सेल्स, हाउ माय ऑर्गन्स, हाउ द टिश्यूज आर वर्किंग, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली कहता हूं मैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब हो गया एक इंसान की बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स, उसके अंदर जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो, एक बेसिकली अगर मैं एक थोड़ा सा बेसिक जाऊं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि इट इज सिंपली स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो बिहाइंड बेसिक बॉडी फंक्शंस जो हो रही है, जो हमारे अंदर जो बेसिक बॉडी फंक्शंस हो रही है, उनके उनके बिहाइंड जो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे, एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर है। तो अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर कैसे बिहेव करेगा, how that molecule will behave inside that cell, that is known as its chemistry, behavior। ठीक है ना? आपने केमिस्ट्री आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, तो इट मींस आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या है, दैट इज देयर केमिस्ट्री। हाँ, आउटसाइड द सॉल्यूशन क्या है, इनसाइड द सॉल्यूशन क्या है, इनसाइड जो आप बोलते हो। तो दैट मींस एक सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका बिहेवियर कैसे होगा सेल के अंदर। ठीक है? तो दैट इज नोन एज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड द बेसिक बॉडी फंक्शंस। तो हम कहेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इन्वॉल्व्स द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये इन्वॉल्व करती है क्या? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड बिहाइंड बेसिक बॉडी फंक्शंस। तो जो हमारे अंदर बेसिक बॉडी फंक्शंस हो रही है, उन उनमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अब देखो, फिजिक्स कहां से आ गई, केमिस्ट्री तो आपको आई समझ के नहीं। अब मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसे होगा एक सेल के अंदर,
तो दैट इज रिलेटेड केमिस्ट्री. हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या है. इसी तरह फिजिक्स है. हाउ हॉट इज पंपिंग. इट इज मैकेनिकल एक्टिविटी ये कर रहा है, ये मैकेनिकली मूव हो रहा है, मैकेनिकल एक्टिविटी ये कर रहा है. या कोई ऑर्गन मैकेनिकली मूवमेंट्स कर रहा है, मैकेनिकल मूवमेंट्स कर रहा है. तो जहां पर भी मैकेनिकल मूवमेंट्स आ गई, दैट्स रिलेटेड टू द फिजिक्स. ठीक है. ये प्रेशर, ये फोर्स कहां से आया, फोर्स से ये क्या हो जाता है, ये मूव हो जाता है, ये कंप्रेस हो जाता है. तो जहां पर प्रेशर कंप्रेशन, दैट कम्स एट द फिजिक्स. तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सिंपली कहते हैं कि भाई इसमें जो बेसिक बॉडी फंक्शंस है, बेसिक बॉडी फंक्शंस वो कैसे हो रहे हैं, इनमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, उस स्टडी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं. या सिंपली आप याद रखो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कहते हैं कि एक इंसान की बॉडी, उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन फिजियोलॉजी. आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर. इट इज क्लियर कट डेफिनेशन, बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है ये. किसी को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ टिडबिट्स में लगा देता हूं यहां पर, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम शेयरिंग. तो अगर हम कहेंगे कि हिस्ट्री पर जाए हम, तो हिस्ट्री इसकी स्टार्ट होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी की हिपोक्रेटस. हिपोक्रेटस ने 4 ह्यूमर थ्योरी दी थी, 4 ह्यूमर थ्योरी. और हिपोक्रेटस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिनल फिजियोलॉजी. मेडिसिनल, जो आज हम मेडिसिन ये दवाइयों का कारोबार हो रहा है, तो इसका जो ये पहले इसका आइडिया, ठीक है, जो मेडिसिन बनाई थी, दैट वाज हिपोक्रेटस. इसका आइडिया उसी ने दिया, मेडिसिनल फिजियोलॉजी. तो ट्रीट, हाउ टू ट्रीट द डिजीजेस, दैट वाज हिपोक्रेटस. तो मेडिसिनल फिजियोलॉजी का फादर है ये. इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए इस फिजियोलॉजी में, दैट इज एरिस्टोटल. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी. इसने इन ह्यूमर्स को क्या कहा, ये जो 4 ह्यूमर्स थे, इट इज कोल्ड, हॉट, देन वेट एंड ड्राई. ठीक है, ये 4 ह्यूमर्स ने कहा कि ये 4 ह्यूमर्स ये है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे. अगर आप गूगल सर्च करोगे हिस्ट्री रिगार्डिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत सारे साइंटिस्ट निकलेंगे. लेकिन अब मैं कुछ मेन ले रहा हूं. तो जॉन फेर्नल की बात यहां करना जरूरी है. जॉन फेर्नल एक साइंटिस्ट थे, एक इंसान थे जिन्होंने क्या दिया, जो टर्म है फिजियोलॉजी, द टर्म फिजियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय जॉन फेर्नल. और अब हम लास्ट पर चलते हैं. तो फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज क्लॉड बर्नार्ड. तो क्लॉड बर्नार्ड को हम फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं. तो क्लॉड बर्नार्ड इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो इसको हम फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं, क्लॉड बर्नार्ड को फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, याद है. इसी तरीके से अगर गूगल सर्च करोगे आप कि फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन है, वहां पर बहुत सारे निकलेंगे. और एक नाम तो क्लॉड बर्नार्ड भी आएगा, जॉन फेर्नल भी आएगा. ठीक है, क्योंकि इसने टर्म दी है फिजियोलॉजी की. और एक नाम आएगा वहां पर, वॉन हेलर. वॉन हेलर इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी. तो एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के फादर वॉन हेलर. ठीक है. तो दीज आर सम टिडबिट्स. इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे या ना रहे तो कोई टेंशन नहीं है. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी इज वॉन हेलर. नाउ चलिए जी, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पर हम चलते हैं. तो अगर ह्यूमन बॉडी पर हम नजर मारे, तो जो इंसान की बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूमन, इसकी जो बॉडी होती है, ये बेसिकली एक हॉलो ड्रम है अंदर. इट इज सिंपली अ हॉलो ड्रम. अंदर इसके खाली एक ड्रम है भाई, खाली ड्रम है. ठीक है, यहां से माउथ है. तो हॉलो, देखो हॉलो बॉडी है, हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी. एक इंसान की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लेकिन अंदर से वो खाली होती है. एक उसके अंदर एक ट्यूब होता है, दैट इज एल्वेंट्रिक कैनाल. तो देखो
हम कहेंगे हमारी जो बॉडी है दैट इज वो ड्रम लाइक बॉडी, हालो, अंदर से खाली है। तो चलिए जी, हम यहाँ पर एक खूबसूरत सी डायग्राम लेंगे। अब मुझे आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। मैंने खूबसूरत कहा था तो आई थिंक खूबसूरत थी। ओह माय गॉड, ये कुछ उल्टा ही बन गया। अब चलो इसको खूबसूरत ही बना देते। तो चलिए यहाँ पर एक डायग्राम लेते हैं जो हम बार बार लेंगे। These diagrams we have to human physiology में हर कहीं पर मैं डायग्राम्स लूंगा, और ये डायग्राम्स किस लिए मैं लूंगा? इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट आवर पॉइंट्स। हमारे पॉइंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डायग्राम्स हम लेंगे। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन की बॉडी जो होती है, एक इंसान की बॉडी अंदर से खाली होती है। अंदर से जो खाली होती है ये बॉडी, देखो यहाँ पर टांगे हैं इसकी, कंसिडर दिस एज लेग्स। अब देखो इसके अंदर, एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक खाली कैविटी होती है जिसको हम सीलोम कहते हैं। सीलोम हमने पढ़ा है। सीलोम किसे हम कहते हैं? स्पेशियस कैविटी बिटवीन द बॉडी वाला एंड एलिमेंट्री कैनाल। अंदर एक खाली जगह होती है, और उस खाली जगह में क्या होता है? देखो ये तो इसके एलिमेंट्री कैनाल। उस खाली जगह में होता क्या है? उस खाली जगह में बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल को अब हटा दूं, ये एलिमेंट्री कैनाल मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई है। अंदर जो खाली जगह है उसको हम सीलोम कहते हैं। सीलोम के अंदर क्या है? ऑर्गन्स है। अब देखो ये सीलोम जो है, सीलोम में यहाँ पर एक पार्टीशन लगा है, ऐसे एक पार्टीशन लगा है, जिस पार्टीशन को हम डायाफ्राम, क्या कहते हैं उसको हम? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या है? एक पार्टीशन है जो सीलोमिक, जो हमारी सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी के अंदर एक पार्टीशन है, दैट पार्टीशन इज नोन एज डायाफ्राम। अब डायाफ्राम से क्या हो गया? डायाफ्राम से हमारी अंदर जो ये खाली जगह है, ये दो हिस्सों में बट गई। ऊपर के हिस्से को हम क्या कहने लगे? थोरैसिक कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। और जो नीचे का रीजन है, नीचे का जो पार्ट है, दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी। अब देखो थोरैसिक कैविटी में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी, दिस इज, यहाँ पर लंग्स होते हैं, ये लंग्स होते हैं, यहाँ पर हार्ट होता है। तो ये थोरैसिक कैविटी में आते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ? वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स और कुछ ऑर्गन्स वो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे होते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी देखो यहाँ पर नीचे, जो बहुत नीचे है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, यहाँ तक, यहाँ पर नावल के नीचे जो हमारी नावल होती है, जिसको हम यहाँ पर जो मिडल ऑफ द बेली पर होती है नावल। तो नावल जो होती है, जो पेट है ना, पेट में यहाँ पर सेंटर पर एक बटन जैसा होता है, दैट्स नोन एज नावल। तो नावल के नीचे जो पार्ट है ना एब्डोमिनल, यहाँ तो ये तो थोड़ा, ये तो देखो, दिस इज सिंपली, दिस इज सिंपली बॉडी। तो अंदर ये जो सीलोम है, सीलोम डिवाइड हो गए, दिस इज डायफ्राम, ये थोरैसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नावल के नीचे ये जो कैविटी आती है यहाँ, जिसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं, दिस इज नोन एज पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, तो इस रीजन को हम कहते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां पर है? पेल्विक रीजन। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा अंदर हमारे ये है कि डायफ्राम है, डायफ्राम ने उस खाली जगह को डिवाइड किया है इनटू थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे क्या आती है? पेल्विक रीजन आता है। पेल्विक रीजन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, अपर जो एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें क्या आते हैं? उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी में आता है। तो पेल्विक रीजन में मेनली एक तो कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स आते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं पेल्विक रीजन में। अब यहां पर हम देखेंगे, देखो
अब ये जो एक सेल, मैं यहाँ पर देखो हमारे अंदर फॉर एग्जांपल देखो हमारे अंदर ये स्टफ क्यों है, हमारे अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्यों है? व्हाई दे आर देयर इन आवर बॉडी, व्हाई दिस स्टफ इज इन आवर बॉडी? क्यों है हमारी बॉडी के अंदर ये स्टफ क्यों है? देखो सेल एक लिविंग सेल है, एक लिविंग सेल को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एक सेल को लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हाँ, तो एनर्जी कहां से आएगी एक सेल? देखो एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी फूड से। ठीक है, कहां से आएगी? फूड से। तो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस है, हम भी सेल्स के बने होते हैं, तो हमारी अगर हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिली तो वो थोड़ी लिविंग स्टेट में रहेंगी, तो दे विल डाई। तो जब सेल्स डाई होगी तो एक ह्यूमन भी डाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक सेल जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसको क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लाएगी? अब सेल एनर्जी सेल कहां से लाएगी? ग्लूकोज से लाएगी। तो सेल जो लाएगी अपनी एनर्जी कहां से लाएगी? वो ग्लूकोज से लाएगी। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर मिल जाएंगे और वहां से एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखो इस रिएक्शन देखो यही इसको जिंदा रखती है। ये रिएक्शन जो है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से एनर्जी आती है, तो यही इसी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है और यही रिएक्शन सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में ये बाकी सारा सिस्टम जो बना है वो इसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम्स, वो सारे के सारे ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, वो किसके लिए है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो सारे हैं। अब देखो यहां पर अब सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिला के एनर्जी निकाले। अब ये ग्लूकोज, पहला मसला है कि ग्लूकोज कहां से आएगा? अब देखो ग्लूकोज कहां से आएगा? आपने ये ऐसा 9th और 10th में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है? अब देखो ग्लूकोज है, हम फूड खाएंगे, एनर्जी कहां से मिलती है? ये ग्लूकोज कहां से आएगा? ये ग्लूकोज लास्ट में पहले फूड बनता है, फूड से क्या हो जाएगा? फूड से ये लास्ट में ग्लूकोज निकल जाएगा। तो देखो फूड जो है, हम कोई भी चीज खाएंगे, मैंने एप्पल खाया, कुछ खाया मैंने, तो उसमें क्या होता है? उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, उसमें स्टार्च होता है। अब मेरे सेल स्टार्च को यूटिलाइज नहीं कर सकती, वो स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब उन सेल्स को, मेरी सेल्स को चाहिए कि ये ग्लूकोज क्या, ये जो स्टार्च है ये पहले टूटे। किस में टूटे? एक एब्जॉर्बेबल फार्म में टूटे। उस फार्म में टूटे कि जिस फार्म में ये सेल्स उस स्टार्च को खा सकेंगे। तो दैट मीन्स उस कार्बोहाइड्रेट को खा सकेंगे। तो यहाँ पर स्टार्च आ गया, तो स्टार्च मेरे फॉर एग्जांपल कहां पर आ गया? स्टोमच में आ गया या मेरे माउथ में ही चला गया पहले, तो वहां पर उसका ब्रेक डाउन शुरू हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन शुरू हो गया। ये स्टार्च लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोज किसने इसको प्रोवाइड किया? ग्लूकोज इसको कौन बना के देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है। जब फूड हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है कि भाई ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन किनका करता है? ये मैक्रोमोलेक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। ये दैट मींस नॉन एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स को, ये जो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी न्यूट्रिएंट्स, उनको ये ब्रेक करता है इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, तो डाइजेशन, ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स को ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च किस में कन्वर्ट इसने किया?
डाइजेस्टिव सिस्टम ने स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट इसने कर दिया? इसको ग्लूकोज में। अब देखो ग्लूकोज कहां से अब कहां जाएगा? ग्लूकोज यहाँ इंटेस्टाइनल जो सेल्स है आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्बिशन हो गई। लेकिन अब जब इंटेस्टाइनल सेल्स थे इसको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते, लेकिन पहुंचाना कहां है? सेल के अंदर पहुंचाना है। सारे सेल्स के अंदर पहुंचे। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम में है, अब ये ग्लूकोज कहां जाएगा? ये डायरेक्टली जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन, ये ग्लूकोज जाएगा फॉर एग्जाम्पल कहां पर? ये ग्लूकोज जाएगा इनटू द ब्लड। कहां जाएगा? ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के जरिए ये सारी सेल्स तक पहुंच जाएगा। अब देखो ब्लड में जाएगा, उसके बाद ब्लड में ये सारी सेल्स तक पहुंच जाएगा। कौन? ये ग्लूकोज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन आपको समझ आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है हमारी बॉडी में। ये बेसिकली ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपलर फॉर्म में, तब जाके हमारी सेल्स उनको यूटिलाइज कर सकती है उन सिंपलर फॉर्म्स को। ले लो जी, यहां पर मैं लेता हूं, अब देखो ग्लूकोज भी पहुंच जाएगा। अब यहां पर एक और सिस्टम में लेता हूं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये यहां से देखो ऑक्सीजन भी चाहिए ना, देखो सिंपल सी डायग्राम है, वरना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर मैं आराम से बनाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट समझने के लिए अभी हम एक सिंपल सी डायग्राम लेंगे। तो ये हो गया मेरा क्या? ये हो गए नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स से ऑक्सीजन आएगा, हाँ फॉर एग्जाम्पल एयर में एयर विद ऑक्सीजन, तो एयर में ऑक्सीजन भी होगा, वो नॉस्ट्रल से जाकर नेजल कैविटी में पहुंच जाएगा, नेजल कैविटी से फिर ट्रैकिया, ये तो ट्रैकिया मेरा हो गया, ट्रैकिया ये तो फूड पाइप है, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया फिर यहाँ पर बाइफरकेट हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर लंग्स होते हैं, दीज आर लंग्स। तो ये लंग्स होते हैं, तो दैट मीन्स पहुंच गए ये कहां? ये ऑक्सीजन पहुंच गया लंग्स में। तो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, वो कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमें, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि ये ऑक्सीजन, हाँ ये ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारी बॉडी में। अब ये भी ऑक्सीजन कहां जाएगा? ये भी ब्लड में ही जाएगा। ये कहां जाएगा? ये ब्लड में जाएगा। ऑक्सीजन कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, और कहां पहुंच जाएगा? टुवर्ड्स द सेल्स, टुवर्ड्स द टिश्यूज, टुवर्ड्स द ऑर्गन्स। तो ग्लूकोज भी पहुंच गया, और कौन पहुंच गया? ऑक्सीजन भी पहुंच गया सेल्स के अंदर। तो जब सेल्स के अंदर ये दोनों चीजें पहुंच गई तो सेल्स इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एनर्जी, और वो अपनी फंक्शंस प्रॉपर करेंगे, ठीक है। इसी से ऑर्गन्स की फंक्शन होती है, सेल्स की, टिश्यूज की फंक्शन इसी से होती है। अब देखो, लेकिन ऑक्सीजन भी आ गया बॉडी में और ग्लूकोज भी आ गए, लेकिन पहुंचाता कौन है? पहुंचाता हर किसी सेल के पास कौन पहुंचाता है? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाता है? दिस इज, देखो ये क्या है? ब्लड है ना। तो ब्लड किसका कंपोनेंट है? ब्लड इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? देखो यहां पर मैं छोटा सा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर दिस पर्पस बनाऊंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक सिस्टम होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है हार्ट का, ये बना होता है ब्लड वेसल्स का, और ये बना होता है किसका? ये बना होता है ब्लड का। तो ये तीन कंपोनेंट्स है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। फॉर एग्जाम्पल यहां से ऑक्सीजन आ गया, ये लंग्स है, देखो ये लंग्स है, ट्रैकिया से ये लंग्स है, तो ये लंग्स है, ऑक्सीजन यहां पर है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हार्ट है, मैं हार्ट
ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ये सिंपली मैं लंग्स बना रहा हूं। तो ये लंग्स है, दीज आर लंग्स। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट। अब हार्ट का बना है तो हार्ट थोड़ा सा बना लेते हैं यहां पर। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हार्ट। ये क्या है? ये हार्ट है। दिस इज हार्ट। तो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट हो गया। तो देखो हार्ट से क्या हो जाएगा, हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सुपीरियर वेना कावा, देयर इज इंफीरियर वेना कावा। अब ये देखो ऐसे हो जाएगा, हार्ट से फॉर एग्जाम्पल यहां निकल गई क्या, ये निकल गई यहां से ब्लड वेसल्स। हार्ट से फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट क्या निकल गई, ब्लड वेसल्स निकल गई। देखो अब ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स आपको पता ही है तीन किस्म की होती है ब्लड वेसल्स। एक तो आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरी। आर्टरी का आप सिंपली मतलब ले लो कि आर्टरी मींस विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अवे, अवे से आप याद रखोगे, अवे से मतलब आर्टरी। तो जो ब्लड हार्ट से दूर ले जाए दैट इज नोन एज आर्टरी। जो हार्ट के करीब आ जाए, जो हार्ट जो हार्ट हार्ट तक ब्लड पहुंचाए दैट इज नोन एज वेन। जो बाकी डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड पहुंचाए दैट इज नोन एज वेन। तो वेन क्या करती है, वेन वापस लाती है ब्लड हार्ट में, ठीक है, वेन्स। तो वापस से आप याद रखोगे वेन्स। और कैपिलरीज इन दोनों के दरमियान होती है। अब देखो यहां पर हार्ट जो राइट साइड ऑफ हार्ट है ना, इसमें चैम्बर्स है, राइट है, लेफ्ट है, ये चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट। अब इन ब्लड वेसल्स से राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड वेसल जाती है कहां तक, लंग तक। और फिर लंग में, लंग एक ऑर्गन है, तो इसमें जब ये फॉर एग्जांपल हार्ट हार्ट से ले रही है क्या ब्लड, कौन ले रही है, लेता कौन है? हुँ? देखो यहां पर आपको सिंपली जो हार्ट से दूर ले जाएगी ब्लड को दैट इज आर्टरी। जो हार्ट हार्ट तक वापस लाएगी ब्लड दैट इज नोन एज वेन, दैट इज नोन एज वेन। लेकिन यहां पर आपको वो वाला कंसेप्ट याद नहीं रखना है कि वेन इज यहां पर एक पल्मोनरी वेन है, वो क्या डिऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अभी हार्ट का वो वाला कंसेप्ट वहीं पर। तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल ने यहाँ तक ले लिया क्या, यहाँ तक ब्लड ले लिया, और वहां से जाके ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई। और कैपिलरी से जब ये कन्वर्ट हो गई तो वहां से ऑक्सीजन आ गया, वो इस ब्लड में चला गया। तो फिर और लंग्स से निकलकर क्या आई, वेन आ गई। और वेन कहाँ गई, अब वेन जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ये इसमें आ रही है। तो ये ब्लड वेसल यहाँ आ रही है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन भी है अभी। और वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स, वो टुवर्ड्स ऑर्गन्स, टुवर्ड्स सेल्स, टुवर्ड्स टिश्यूज तक पहुंचता है।
तो इस ब्लड में क्या है, इसमें ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, तो ये यहाँ पर इन सेल्स को ऑक्सीजन भी देती है और ग्लूकोज भी देती है, ठीक है। और फिर जब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल जाए, वहां पर क्या एटीपी तो बनेगा, प्लस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस ब्लड में आता है, और ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा वापस, ये ब्लड फिर वापस कहाँ जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा। तो देखो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, दिस इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही काम है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, सर्कुलेट करना, ये इन चीजों को सर्कुलेट करना हमारे बॉडी में कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कराता है। इसी तरीके से अब देखो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, अब उनको एक्सक्रीट भी करना होता है, तो ब्लड से उन चीजों को एक्सक्रीट भी करना होता है और उन चीज को निकालना पड़ता है ब्लड से, तो उसके लिए हमारे अंदर एक और सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है, किडनीज का बना होता है, यूरेटर्स का बना होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का बना होता है और यूरेथ्रा का बना होता है। तो इसका काम होता है हमारी बॉडी से जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और जो एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग होती है, दैट इज एग्जिट होता है, दैट इज एनएस, उससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है। तो ये कुछ ऑर्गन्स है, कुछ सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, जो बेसिकली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, उसी को कंप्लीट करने के लिए सारी चीजें बनी है, ठीक है, क्योंकि उससे सेल एनर्जी निकलती है बॉडी के अंदर सेल्स में, तब जाके सेल्स क्या करती है, प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। तो उस रिएक्शन को, उस एनर्जी को हासिल करने के लिए वहां पर ये सारे हमारे अंदर ये सारे सिस्टम्स बने हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी ये सिस्टम्स बने हैं, बट मेनली फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब देखो ये तो कुछ बेसिक था आज, तो जो आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत सा आपने आइडिया ले लिया कि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो बेसिकली वो किस लिए होते हैं। तो ये बेसिक सा क्लास था इसका, बहुत ही शॉर्ट सा क्लास मैंने ले लिया आज, क्योंकि उतना इसमें कुछ पहले वाले लेक्चर में मुझे उतना ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ाना था। तो कल से हम देखो, कल से हम ह्यूमन बॉडी में अब स्टार्ट करेंगे डाइजेशन का प्रोसेस, हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन का प्रोसेस कल से।